संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म, उसकी आवश्यकता, संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता, ज़रूरत, और ऐसे क्या कारण थे जिसने अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को जन्म दिया, ये हमने जाना। जहाँ तक जन्म की बात है, मैंने पूर्व में बताया है 24 अक्टूबर 1945 51 सदस्यों यानी 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के जो दस्तावेज थे उस पर दस्तखत किए, और इस प्रकार उनके हस्ताक्षरों के साथ 51 सदस्य राष्ट्रों के हस्ताक्षरों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। यानी प्रारंभ में ही इसके 51 सदस्य हो चुके थे। और इस तरह जो संस्था 1939 में जिसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, नवंबर 1939 में जेम्स वॉटवेल की अध्यक्षता में, अंततः 1945 की स्थापना के साथ वो पूरी प्रक्रिया समाप्त हुई। जो रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट साझा की गई, और फिर 1944 आते आते ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस और अन्य कई पायदानों को पार करते हुए अंततः 1945 में ये प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही समाप्त हुई। अर्थात निष्कर्ष ये, विश्व युद्ध के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रयास शुरू हुए और विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई। कितना विरोधाभास है। एक ओर सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा था और दूसरी ओर सबसे बड़ा प्रयास शांति का भी हो रहा था। ये संयुक्त राष्ट्र संघ पहली ऐसी वैश्विक संस्था थी जिसमें इतने सारे देश सदस्य बने, और ये विश्व युद्ध भी जो साइड बाय साइड लड़ा जा रहा था, पहला ऐसा युद्ध था जिसमें इतने सारे देश इन्वॉल्व थे। 10 जनवरी 1946 को वेस्टमिंस्टर लंदन में इसकी पहली बैठक होती है। वेस्टमिंस्टर लंदन की एक जगह है जहाँ के प्रधानमंत्री का निवास है। वहीं पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक हुई और 51 देशों ने, जो सदस्य राष्ट्र थे, उन्होंने भाग लिया, और 17 फरवरी 1946 को नॉर्वे के ट्रिग्वे ली इन्हें पहला महासचिव बनाया गया। मैंने पूर्व में एक और महासचिव का जिक्र किया था आपको, जिनका नाम था डॉग हैमरशोल्ड, जिनका एक प्रसिद्ध बयान मैंने आपको बताया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए नहीं बल्कि नर्क होने से बचाने के लिए है। आपको स्मरण होगा ये वाक्य जो पूर्व में लिया गया था, कहा गया मैं। ये महासचिव थे, दूसरे महासचिव। अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ पहले महासचिव का, जिनका नाम है ट्रिग्वे ली। महासचिव क्या है? जैसा मैंने पूर्व में बताया, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद होता है यूनाइटेड नेशंस का। इसके बारे में विस्तार से जब हम संगठन की चर्चा करेंगे, इसके ढांचे की, तब हम पढ़ेंगे। 19 अप्रैल 1946 को इस प्रकार नए राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद पुराने राष्ट्र संघ को औपचारिक रूप से समाप्त घोषित कर दिया। आपको याद होगा कि जो लीग ऑफ नेशंस 1919 में बना था, उसका हिंदी अनुवाद राष्ट्र संघ है, लीग ऑफ नेशन। और 1919 में जब वो बना था, उसका उद्देश्य था विश्व युद्ध से रोकना। विश्व युद्ध तो शुरू हो गया, लेकिन लीग ऑफ नेशंस का अस्तित्व अपने तय बना रहा। यद्यपि वह अक्षम्य, यद्यपि वह किसी भी तरीके से अब उसका अस्तित्व का कोई मायने नहीं था, लेकिन आधिकारिक स्तर पर उसके अंत की घोषणा कब हुई? 19 अप्रैल 1946। और बाद में ये तय हुआ वेस्टमिंस्टर की कॉन्फ्रेंस में ट्रिग्वे ली को पहला महासचिव बनाना और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय खोलना।
ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि आखिर इसका मुख्यालय किस देश में होगा। तो अंततः तय हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय न्यूयॉर्क अमेरिका में होगा और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म होता है और वो अपने कार्यों में लग जाता है। राष्ट्रसंघ की जो प्रस्तावना थी, उसकी जो उद्देश्य थे, प्रस्तावना थी, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन थे, उसके तहत क्या बातें की गई हैं, इसको जानने के लिए ज़रूरी है कि हम उस चार्टर की ओर जाएं जिसका जिक्र पूर्व में किया गया है, जिसे हम अटलांटिक चार्टर कहते हैं। इस अटलांटिक चार्टर में जो 24 अक्टूबर 1945 को घोषित हुआ, इसमें कुल मिलाकर 19 अध्याय हैं, 19 चैप्टर्स, 111 धाराएं हैं, 111 आर्टिकल्स और लगभग 10,000 शब्दों का है। पुनः दोहरा दूं, 19 आर्टिकल्स, 19 चैप्टर्स, 111 आर्टिकल्स एंड 10,000 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली। इसकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना यानी प्रारंभ में जो उसका उद्देश्य बताया गया है, जिसे यदि आप भारत के संविधान की प्रस्तावना को देखें तो इसे अंग्रेजी में प्रीएम्बल कहते हैं, तो इसी तरह इसकी भी एक प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य इस बात का निश्चय करते हैं, ये बात तय करते हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से बचाएंगे। क्या है इसका लक्ष्य? युद्ध से बचाना, ऐसे युद्ध से जो हमारे जीवन में निकट भूतकाल में 2 बार मानवता के लिए खतरा बन चुकी है, 2 बार अपार कष्ट दे चुकी है। यानी ये इशारा प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ है। हम मानव के बुनियादी अधिकार, मानव का गौरव, उसके मूल्य और सभी के समान अधिकारों के लिए प्रयास करेंगे। यानी 4 बिंदु। और पहला बिंदु तो यह है स्पष्ट कि युद्ध की मुसीबतों से बचाएंगे। दूसरा, बुनियादी अधिकार, मानव के बुनियादी अधिकार, मानव का गौरव, मानव मूल्य और समानता, समान अधिकारों के विषय में अपने विश्वास को इन 51 सदस्य देशों ने चार्टर के माध्यम से दोहराया। उसके बाद आगे प्रस्तावना कहती है कि हम एक तरीके से एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे जो न्यायोचित हो, न्याय संगत हो, तर्क संगत हो, ताकि संधियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से जो लागू होना है उसे लागू किया जा सके। न्याय संगत कानून, न्याय का वातावरण, अंतर्राष्ट्रीय कानून को ध्यान रखते हुए। अब ये बात क्यों कही गई? क्योंकि 1919 में जो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुद्दों पर बड़ा कन्फ्यूज़न था और इसीलिए ये पहला जो प्रयास था अंतर्राष्ट्रीय मंच का राष्ट्र संघ के जरिए, वो असफल रहा था। तो ये कहा जा सकता है कि पिछले अनुभव का फायदा लेते हुए इस नए चार्टर में कुछ सुधार थे। वादा किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में हम विश्वास करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मद्देनज़र अच्छे पड़ोसियों की तरह शांतिपूर्वक रह के अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का पालन करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। अपनी जो शक्ति है, अपनी जो ऊर्जा है, उसको संगठित रखेंगे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। कौन सा उद्देश्य? शांति और सुरक्षा। इस प्रकार प्रस्तावना के ये मूल बिंदु हो गए जिसमें वे अपना लक्ष्य
रखते हैं। यदि उद्देश्यों की बात करें तो इनके 4 उद्देश्य मुख्य रूप से हैं। 4 अलग अलग दृष्टिकोण, चार उद्देश्य मुख्य रूप से इसमें दिखाई देते हैं, दृष्टिगोचर हैं। पहला तो है शांति और सुरक्षा की स्थापना, जिसका जिक्र बार बार किया गया है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो यही था और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास करने का वादा इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य में दिया गया है। ये जो इसका जो चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर की धारा 2 में साफ लिखा है कि इसके सभी सदस्य राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की सार्थक कोशिश करेंगे। सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए सार्थक कोशिश, और ये किस लिए? ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और न्याय के समक्ष किसी भी तरीके का संकट उपस्थित ना हो। बारंबार ये बिंदु सुरक्षा और शांति चार्टर में बारंबार इस बात को दोहराया गया। दूसरी बात जो इसमें दिखाई देती है, दृष्टिगोचर है, वो है मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास। इसके देशों में ये अहम है। सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ मिलकर हाथ से हाथ पकड़कर अधिकार और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर मैत्रीपूर्ण तरीके से अपने अपने क्षेत्र को विकसित करेंगे। यानी मित्रता, किसी दूसरे को छोटा दिखाकर अपना विकास करना, ऐसा नहीं होगा। ये मैत्रीपूर्ण विकास, मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास की भावना के पीछे ये बात निहित थी। विश्व शांति को सुदृढ़ बनाने के लिए सब लोग मिलकर समुचित प्रबंध करेंगे, ये इसका दूसरा उद्देश्य था, मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास। तीसरा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का क्या तात्पर्य है? जैसा मैंने बताया पूर्व में बार बार कि विश्व छोटा हो चला है, वैश्विक गांव हो चला है, छोटा, और छोटा होने का कारण भौगोलिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि संचार माध्यमों का आना, तीव्र संचार व्यवस्था का होना, ये है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसलिए और ज़्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि अब विश्व छोटा हो चला है, निर्भरता बढ़ गई है। कोई भी देश स्वयं अपने तई आत्मनिर्भर नहीं रह सकता, उसको दूसरे देशों पर निर्भर होना आवश्यक है। और यदि इस बात के प्रति हम सजग हैं कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो निश्चित रूप से ये भावना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाएगी। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में और अन्य मानवतावादी समस्याओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना बिना जाति, लिंग, धर्म, देश आदि की भावना को हटाए स्वतंत्रता की भावना को विकसित करना इसका एक मुख्य उद्देश्य। और ये सब क्यों? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अपरिहार्य है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्तमान स्थिति में अत्यावश्यक है, ऐसा मानते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो चार्टर है उसके धारा 1 में लिखा हुआ है, धारा 1 के अनुच्छेद 3 में, कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय भावनाओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में हम संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग करेंगे और सभी मौलिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान करेंगे। ये हुआ इसका 3 उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की यदि हम बात करें तो ये उसके हुए 3 उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को और यदि हम बारीकी से देखें तो उसमें एक चौथा उद्देश्य और नजर आता है, और वह चौथा उद्देश्य है सामंजस्य की स्थापना। सहयोग और सामंजस्य, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
सहयोग होना यानी कोऑपरेशन, और सामंजस्य का अर्थ है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो हमने पहले 3 उद्देश्य पढ़े, शांति व सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इन सब के लिए ज़रूरी है कि इन सब की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है कि विभिन्न सदस्य देशों के बीच में सामंजस्य रहे, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे। इसीलिए विभिन्न राष्ट्र एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में एक तरीके से एक सौर मंडल बनाया गया है, जिसके केंद्र में संयुक्त राष्ट्र संघ है और उसके विभिन्न सदस्य राष्ट्र के ग्रहों के समान उसका चक्कर काटते रहते हैं। सौर मंडल में सूर्य केंद्र में रहता है और जो 8 ग्रह हैं वो उसके चक्कर काटते हैं। इसी तरह आप समझ लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ है और उसके आसपास संयुक्त राष्ट्र संघ को धुरी मानते हुए उसके चारों ओर ये चक्कर काटते हैं। और जब भी इनके बीच की दूरियां बढ़ती हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ उन्हें फिर से मिलाने की कोशिश करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ उनमें फिर कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ एक धुरी बन गया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का।